हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, एलटी ग्रेड 2018 में जब परिणाम आए थे तो बहुत सारी सीटें ऐसी थी, लगभग 3000 से ज़्यादा सीटें थी जिस पर अभ्यर्थी जो थे वो एक निश्चित कटाव को क्लियर ही नहीं कर पाए थे। तो वो सीटें तो ऑलरेडी खाली चली गई थी, लेकिन जो लोग सफल भी हुए थे तो उन्होंने उसमें से कुछ लोगों ने अपनी सीटें छोड़ दी थी। लेकिन ऑफिशियली अभी तक ये बात डिक्लेयर नहीं हो सकी कि किन लोगों ने अपनी सीटें छोड़ी हैं और किन लोगों ने अपनी सीटें नहीं छोड़ी हैं। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी रहे जो कटाव से कुछ अंक नीचे रह गए, तो उन्होंने मांग करी कि अगर एलटी ग्रेड में सीटें खाली हैं तो जो वेटिंग लिस्ट में हैं उनको जो है, यानी कि जो प्रतीक्षा सूची, तो देखो प्रतीक्षा सूची जारी हुई नहीं थी, लेकिन प्रतीक्षा सूची जारी करने पर आयोग जो है वो सहमत हुआ है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि जो अभ्यर्थी चयनित हुए और चयनित होने के बाद उन्होंने एलटी ग्रेड में अपनी सीट छोड़ दी थी, तो उन लोगों से ये कहा गया कि कृपया आप लोग अपनी वही ईमेल आईडी जो फॉर्म भरते समय आप लोगों ने डाली थी, उसी ईमेल आईडी से यहाँ पर एक मेल करना था आयोग को, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, अनुक्रमांक, नाम, शाखा और विषय, तो इन चीज़ों की जानकारी देनी थी। और इससे क्या होता कि उनका जो अभ्यर्थन है वो कैंसिल करके उसके बाद जो उनके जस्ट नीचे के अभ्यर्थी हैं उनको वेटिंग लिस्ट में रखकर उनको नियुक्ति दी जानी थी। तो यहाँ पर इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड की गई है 31 मई तक। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लेने के लिए जब ईमेल किया है तो उसमें कुछ त्रुटियाँ रह गई हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर यूपीपीएससी ने दोबारा से 31 मई तक ऐसे अभ्यर्थियों से जो अपना एलटी ग्रेड से अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं उनसे कहा है कि आप लोग ये जो फॉर्मेट दिया गया है इसी फॉर्मेट में सारी डिटेल्स आयोग को प्रेषित कर दें। तो देखो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और ये न्यूज़ बिल्कुल स्प्रेड होनी चाहिए ताकि ऐसे अभ्यर्थियों तक ये बात पहुंच सके जो चयनित हो चुके हैं। क्योंकि जो चयनित होने के बाद अपनी सीट छोड़ चुके हैं तो कोई ना कोई वजह रही होगी और वो अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो आप लोगों को खोजना पड़ेगा और उन लोगों तक ये न्यूज़ पहुंचानी पड़ेगी कि आप अपना कैंडिडेचर अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो एक ईमेल प्लीज़ डाल दीजिए, ताकि जो लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं एक अदद नौकरी की, उनके जो ख्वाब हैं वो पूरे हो सकें। और देखो फ्रेंड्स, एक खबर और भी है कि यूपीएचईएससी में जल्द खुल सकते हैं भर्ती के रास्ते। लगभग 1 साल बीत चुका है। अगस्त 2022 में आवेदन की जो प्रक्रिया पूरी हुई थी, विज्ञापन संख्या 51 के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत कुल लगभग 1000 से समथिंग पोस्ट ज़्यादा भी थी। तो उसमें आवेदन तो लिए गए थे लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। और फरवरी में यूपीएचईएससी के जो अध्यक्ष थे ईश्वर शरण विश्वकर्मा, वो रिटायर भी हो चुके हैं और वर्तमान में यूपीएचईएससी में केवल 2 सदस्य बचे हुए हैं। और फिलहाल अब परीक्षा को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट पहुंच चुके हैं और कोर्ट के आदेश पर ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि आगामी कुछ दिनों में एक और सदस्य की नियुक्ति करके इसके लिए जो एग्ज़ाम की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। अब अगर एक और सदस्य की नियुक्ति कर दी जाए तो उन्हीं में से किसी एक वरिष्ठ को जो है अध्यक्ष बनाया जा सकता है और फिर एग्ज़ाम के लिए जो कोरम होगा वो पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए जो यूपीएचईएससी हैं उसमें एक सदस्य की नियुक्ति के बारे में यहाँ पर, क्योंकि कोर्ट का भी निर्देश है, तो यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपको यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 कुल 1017 पदों पर जो भर्ती की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी बिल्कुल निश्चित होकर नहीं कह सकता है कि इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल यहाँ पर घोषणा नहीं की गई है। हाँ, कोर्ट का निर्देश है तो संभावना बनी हुई है 90% की यही प्रक्रिया आगे प्रोसीड होगी। और इसके बाद जो अगली खबर है फ्रेंड्स, देश भर की बोर्ड परीक्षा एक साथ कराने पर मंथन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद जो CUET UG नाम की एक परीक्षा होती है जिसमें देश के कई केंद्रीय विश्वविद्यालय और कई जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें भी एडमिशन की जो प्रक्रिया होती है वो इसी परीक्षा के माध्यम से होती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बोर्ड ऐसे भी होते हैं जो अपना एग्ज़ाम लेट में करवाते हैं, तो फिर उनके परिणाम समय पर नहीं आ पाते हैं, जिसके लिए बार बार डेट को एक्सटेंड करना पड़ता है।
CUET यूजी के लिए और बाकी भी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि कई सारे कोर्सेज हैं जो कि इंटरमीडिएट के बाद ही शुरू होते हैं। तो कुछ अभ्यर्थी उसमें ऐसे होते हैं जिनके परिणाम आ चुके होते हैं और कुछ अभ्यर्थियों के परिणाम आए नहीं होते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर प्रयास ये किया जा रहा है कि पूरे देश में जितने भी बोर्ड हैं उनकी परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जाएं और उनके परिणाम भी एक साथ या फिर बहुत ही कम अंतराल पर जारी कर दी जाएं, ताकि जब आगे चलकर संयुक्त रूप से ये परीक्षाएं लाइक एज CUET यूजी या फिर नीट जैसी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें सभी अभ्यर्थी जो है एक साथ पार्टिसिपेट कर सकें और बार बार ये जो डेट को आगे पीछे करना पड़ता है वो न करना पड़े। तो इसके लिए फ़िलहाल मंथन जारी है और अभी यहाँ पर एक प्रपोज़ल रखा गया है और इसमें जो है यूपी बोर्ड की तारीफ़ की गई है, जितने भी बाकी बोर्ड हैं, कि यूपी बोर्ड ने बहुत कम समय में अपना जो सत्र है उसमें काफ़ी सुधार किया हुआ है। और देखो मोबाइल का जो प्रयोग है वो आप सभी लोग करते हैं, लेकिन आपसे बताना चाहेंगे कि देखो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि मोबाइल का प्रयोग आप जब भी किया करें, अगर आपको लंबी वार्ता करनी है तो बेहतर होगा कि आप ईयरफोन का इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इससे रेडिएशन, और देखो तार वाला मैं बात कर रहा हूँ, आजकल जो नेक बैंड आता है वो भी ब्लूटूथ से ही चलता है, तो हर जगह रेडिएशन फैला हुआ है। तो अगर आपको बात ही करनी है तो आप तार वाला जो आता है ना, वो ईयरफोन जो कान में लगाते हैं उसका यूज करो, या रात में जब आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना बंद कर दें, बेहतर होगा कि 9 बजे 10 बजे के बाद आप अपना मोबाइल फ़ोन बहुत दूर रख दें, मतलब कम से कम जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ से 4 से 5 फीट की दूरी पर रख दें, ताकि जो रेडिएशन निकलता है वो आप तक ना पहुँच सके। कम से कम जब आप सो रहे हो तब तो आप रेडिएशन से दूर रहें, ये आप प्रयास खुद ही करें। और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अगर लिमिटेड कर सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे लोग मोबाइल फ़ोन में ही सब कुछ करते हैं, तो उनके लिए एक अलग मजबूरी है, लेकिन कान के पास लगाकर बात जो लोग करते हैं लंबी लंबी, उनको खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। कई सारे रोग हैं जो कि पैदा होते हैं, कुछ रोग यहाँ पर उनको ट्रिगर मिलता है, मतलब वो बढ़ जाते हैं। उन्हीं में से एक रोग है थायराइड का। कई सारे लोग हैं, अब थायराइड के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक शोध किया गया है और शोध में ये बताया गया है कि अगर मोबाइल फ़ोन का एक्सपोजर आपके साथ ज़्यादा रहा तो आप में कई बीमारियां बढ़ सकती हैं और उन्हीं में से एक थायराइड भी है। तो बेहतर होगा कि जब आप सोने जाएं तो मोबाइल फ़ोन अपने से काफ़ी दूर रखें और मोबाइल फ़ोन का उपयोग अगर थोड़ा सा लिमिटेड कर सकें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की जांच होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे देश में कई सारे विश्वविद्यालय भी हैं, कई सारे कॉलेज भी हैं, जहाँ से PhD की डिग्री कर लीजिए या फिर जब PhD जब करवाई जाती है तो जो मानक तय किए गए हैं UGC के द्वारा, उन मानकों को जो है मतलब उनका जो पालन होता है वो नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर UGC ने कहा है कि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि जांच करेगी कि विश्वविद्यालयों में या फिर डिग्री कॉलेजों में, PG कॉलेजों में जो शिक्षक भर्ती होती है, साथ ही साथ जो PhD अवार्ड की जाती है, तो उसमें जो गड़बड़ियाँ होंगी उसकी जांच की जाएगी। और अगर इसमें कोई विसंगति पाई जाती है, कोई कमी पाई जाती है, तो गंभीर एक्शन भी लिए जा सकते हैं। तो इसके बारे में भी यहाँ पर तैयारी चल रही है। उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति और PhD डिग्री प्रदान करने में उल्लंघन की जांच और निगरानी नियमित रूप से होगी। मतलब ये कोई एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं होगा, लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी और अगर कहीं पर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो उसकी जांच होगी। जांच होने के पश्चात उस पर कार्रवाई भी की जाती है। देखो फ्रेंड्स, मैंने खुद ही देखा है कई बार कि लोग PhD यूँ कर लेते हैं जैसे लगता है कि उन्होंने, अब क्या बताऊं, बल्कि उससे मुश्किल तो हाई स्कूल करना होता है। अगर यहाँ पर मतलब इस तरीके से कोई कमेटी बन रही है जो कि पूरी प्रक्रिया को कठोरता से लागू करवा रही है तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। और देखो, अगर आप पुलिस में कांस्टेबल बनना चाहते हैं, किसी भी स्टेट से आप हो, तो चंडीगढ़ में आपके लिए अवसर है। चंडीगढ़ में 700 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 27 मई से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 27 मई से लेकर 17 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। 23 जुलाई को कांस्टेबल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। तो यहाँ पर जो जनरल सीटें हैं वो 324 हैं। अब OBC की सीटें 185 हैं, SC में 130। बाकी जो डिटेल्स है वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर पाएंगे। तो कुल 700 कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है
और यहाँ पर जो सितंबर में आपका फिजिकल होगा वो भी एक प्राइवेट संस्था करवाएगी। यानी कि कुल मिला के ये जो प्रक्रिया होगी वो शीघ्रातिशीघ्र पूरी होने वाली है। तो इसके लिए आप 27 मई से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। चंडीगढ़ पुलिस में पहली बार 180 से 200 कांस्टेबल आईटी विंग में भी भर्ती किए जाएंगे, जिनके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें बदलाव किया गया है। बीटेक या इंजीनियर डिग्री वाले युवाओं को ही आईटी विंग में भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। तो चंडीगढ़ के डीजीपी प्रवीण रंजन के अनुसार पुलिस भर्ती को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पहली बार एक साथ 700 कांस्टेबल की भर्ती होगी और अक्टूबर में सभी चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। 2024 आम चुनाव से पहले पुलिस में करीब 1000 कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो देखो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। और अब आपको चलते चलते बताना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो री एग्ज़ाम या फिर यूपी पीसीएस 2024 या फिर अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है उसकी थियरी की क्लास आप अटेंड करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आपके नए चैनल IAS PCS मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू कर लीजिए अपनी एक शानदार तैयारी। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।